बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। आम इंतखाबात में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 100 रोज मुकम्मल होने वाले हैं और कई शोबों में समतों का तयन भी हो चुका है। वुज़रा मुशीर बेहतर कारकर्दगी के दावे कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो आवाम से वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाने का आज़म जाहिर किया जा रहा है। वादे पूरे किए गए या नहीं, इस पर बात होगी। और बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, IMF से कर्ज लेने के मामले समेत चंद ऐसे मामला भी हैं जिन पर अवाम में बेचैनी पाई जा रही है और अपोजिशन को भी तनकीद के तीर बरसाने का भरपूर मौका मिल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद वो दावे भी करते रहे कि करप्शन के खिलाफ रही है। जो माजी के हुक्मरान करप्शन करते रहे, लूट खसूट करते रहे, वो यही नारा लगाकर इख्तिदार में आए हैं। और अब जब वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, माजी के हुक्मरानों के खिलाफ दावे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, और तो उन पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 100 रोजा कारकर्दगी को इंतहाई मायूस कुन करार दिया और कहा कि 100 रोज में महंगाई का बम गिरा दिया गया, मेरिट का कत्लेआम हुआ है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद हुकूमती अरकान ने भी रद्दअमल दिया और कहा है कि 100 रोज में तमाम अहदाफ तो हासिल नहीं हो सकते हैं, वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम वादे पूरे होंगे। इसी अरसे में कई ऐसे ऐलानात और बयानात भी सामने आए जो ना सिर्फ मुतनाज़िर है बल्कि इन पर हुकूमत को मौक़िफ़ भी तब्दील करना पड़ा। और जब तनकीद बढ़ी तो वज़ीर आज़म इमरान खान को यहां तक कहना पड़ गया कि हालात के मुताबिक यूटर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। आज के प्रोग्राम में मुल्क के मुमताज तज्जियाकारों से हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर बात करेंगे और हुकूमती मौक़िफ़, अपोजिशन का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन में से कौन अपने सच्चा है, कौन झूठा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है सीनियर तज्जियाकार जान असगज़ई साहब, जबकि लाहौर स्टूडियो में सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। हुकूमती और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। फैसल जावेद साहब से राब्ते में हैं और साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे, बल्कि जान असगज़ई साहब आपकी तरफ आते हैं। PTI को इख्तिदार में आए 100 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। आपके ख्याल में PTI के इंतखाबी मंशूर और अवाम से जो वादे हैं उनकी रोशनी में अब तक कारकर्दगी PTI की कैसी रही है? देखिए, पहली बात ये कि एक बहुत मुश्किल पाकिस्तानी इकोनॉमी उन्हें नसीब हुई। एक ऐसी हालत थी कि पाकिस्तान तकरीबन बैंकरप्ट होने जा रहा था, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, डेफिसिट्स, करंट अकाउंट और बजट डेफिसिट वो रिकॉर्ड लेवल पे जो है वो बढ़ गए थे। इसी तरह माशी एतबार से दूसरे इंडिकेटर्स भी बहुत खराब थे। तो एक ऐसे वक्त में PTI की हुकूमत ने संभाला, लिहाजा उन्हें इमीडिएटली एक मसला चैलेंज ये हुआ कि वो किस तरह जान असगज़ई साहब से बात करेंगे। फारूक हमीद साहब, आपको क्या लगता है 100 रोजा प्लान कामयाब हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये एक्सपेक्ट करना कि 100% 100 रोजा प्लान जो है वो कामयाब होगा, और तो ये मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती है। कहीं पे उनकी नाकामियाँ भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल उनका जो उनके अचीवमेंट्स हैं या उनकी जो काविशें हैं हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कुछ जो उन्होंने नाकामियाँ शो की हैं। देखें, पहली बात यह है कि जिस हालात में उनको इकोनॉमी मिली, ऑलमोस्ट कोलैप्स इकोनॉमी आप कहें, और फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि ये आए हैं फेडरल गवर्नमेंट पे और पंजाब में पावर में फर्स्ट टाइम और वेरी स्मॉल मार्जिन के साथ, तो लिहाजा दे स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी वीक विकेट ऑन अ वीक विकेट और शेकी स्टार्ट था। लेकिन इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये जरूरत नहीं थी। पहली माजी में जो हुकूमतें आती नहीं उनको अगर आप देखें तो वो पहले 90 दिन तो मौज मेला, पार्टी, डिनर यही हम देखते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये सेल्फ असाइन रोल लिया कि हम 100 दिन में एक प्लान टू रिवाइटलाइज दी इकोनॉमी या और तमाम जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको रिवाइटलाइज करने के लिए हम पूरे एक प्लान तैयार करेंगे जिसमें एक डायरेक्शन जो सेट होगा। मेरी नजर में पहली चीज जो है इकोनॉमी में काफी हद तक इस लिहाज से कामयाब हुए कि वो जो इमीडिएट कोलैप्स का डर था, डिफॉल्ट का डर था, वो खत्म हो गया। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन मजबूरन को जाके
3-4 फ्रेंडली कंट्री से जो है पैसे जो है वो मांगने पड़े, जो मैं अभी भी कहता हूं कि और IMF के बाद जाने का भी प्लान तकरीबन फाइनल हो रहा है। खुशी नहीं है, लेकिन देखें ना IMF के बाद उन्होंने बड़ी क्लियर बात कर दी कि जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है IMF की उस पे वो नहीं एग्री करेंगे, हम नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। 150 अरब के टैक्सेस, नए टैक्सेस और बिजली पानी और गैस के और पेट्रोल के रेट जो है वो बढ़ाना, तो एक तो लिहाज से वो साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनकी तरफ आते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, गवर्नमेंट बड़े दावे कर रही है कि जितने काम हमने कर दिए हैं इतने माजी में कभी कोई हुकूमत 100 दिन में नहीं कर सकी है, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि माजी में हमें $6 अरब जब मुस्लिम लीग हुकूमत डाली तो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब थे, हमने उसे $24 अरब तक पहुंचाया, और इनको जब हुकूमत मिली तो $18 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर में दिए गए। इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है। रह गई 100 दिन की कामयाबी, तो इनकी जलसा जो लाहौर का था उसमें जो तकरीर की, जो दावे किए थे, मैं समझता हूँ कि इन्होंने वादों और सुहाने ख्वाबों की जो बहुत ऊंची दुकान लगाई थी, अमल के लिहाज से कड़वे सड़े हुए और फीके पकवान। 100 दिन में यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 122 रुपए से बैन के लिए जमीन खरीद गई थी और $24 अरब बजट में रख दिए। इन्होंने आके बजाय काम शुरू करने के भीख मांगने पे लग पड़े सब, और 8 अरब रुपए से कम बहुत से लोग जमा हुए। जस्टिस साहब भी, वजीर आजम साहब भी, जिन्होंने ये दावा किया था कि मैं आया तो डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, $200 अरब हम दूसरे मुल्कों से ले के आ जाएंगे। नतीजा आप देख लीजिएगा कि क्या है। इस वक्त लोग यानी महंगाई का ये आलम है कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। जो हमें कहते थे 10 रुपए लीटर क्यों नहीं करते आप, सब आप ज्यादा ले रहे हैं, खत्म करें। अब इस वक्त बैन अवी मार्केट तेल की कीमतें गिर गई हैं, सर हुकूमत तो दावे कर रही है कि डॉलर्स तो आ रहे हैं, सऊदी अरब से आए, फिर इसके अलावा आप चीन से भी बड़े मुआहदे हुए हैं जिस पर वजीर आजम साहब ने कहा है कि मंजर आम पर नहीं ला सकते, लेकिन सऊदी अरब से ज्यादा जो बड़े मुआहदे हैं वो हुए। ये मुआहदे तो और MOU और इस तरह की चीजें तो जितने मर्जी कर लें, $1 अरब जिस तरह भी आया है उसको ये हाथ नहीं लगा सकते। डॉलर की उसकी कीमत है फॉरेन एक्सचेंज की, जिसको ये हुकूमत खर्च कर सके, वो सामने पड़े हुए हैं, इनको ये हाथ भी नहीं लगा सकते। हाँ सर, फैसल जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका भी मौकिफ लेते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब वक्त देने के लिए। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 50 लाख घर, जो बड़े बड़े पैकेजेस जिनका हुकूमत जिनके दावे कर रही है, सऊदीया का पैकेज, चीन से जो पैकेज आया वो, उस पर सिद्दीकुल फारूक साहब वाज़े लफ्जों में आपके सामने कह रहे हैं कि भाई ये डॉलर हम यूज तो नहीं कर सकते, मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हुए हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, आपने प्रोग्राम में मौका दिया बोलने का। एक तो ये बात है कि इनको पता ही नहीं है कि काम कैसे होते हैं, तो इनको तो वैसे ही पाकिस्तान लगेगा जैसा ये छोड़ के गए थे। अब जिधर ये छोड़ के गए थे, यानी कि जो पाकिस्तान उन्होंने दिया है, मैं इनके बहुत ज्यादा सालों की बात नहीं करता, 30 साल की बात नहीं करता, 10 साल में ही इनका मुकाबला आप कर लें हमारे 100 दिन से, तो हम इनसे कहीं ज्यादा जगह पे आगे चले गए हैं। और इन्होंने जो पाकिस्तान दिया है 6000 अरब से कर्जा 30,000 अरब पे लेके गए हैं, जो 24,000 अरब रुपया लगा का है। गरीब तो गरीब हुआ है और एक खास तबका अमीर हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बहुत बड़ा गवर्नमेंट का काम वो ये है कि ये जो 24,000 अरब रुपया जिस गरीब बंदे की जेब पे डाका पड़ा है उसके हाल को बेहतर करना है, क्योंकि उसका पैसा चोरी हुआ है और उस पर तो नहीं लगा कहीं से भी, कोई डैम नहीं बना, कोई बड़ी चीज नहीं हुई। हमने 100 दिन में वो कर दिया और इंशाल्लाह 29 तारीख को हम पूरा एक एक चीज, ये पहली गवर्नमेंट है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, मीडिया इस पर प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जो खुद से आके, पहली बात पहले वजीर आजम है जिन्होंने इलेक्शन से पहले जो तकरीर की वही प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की कि मैंने ये वादे किए थे, मैं याद करा रहा हूँ। बहुत सारी बातों से यूटर्न भी तो ले गए ना, उन्होंने कहा वो बड़ा लीडर ही नहीं हो सकता तो यूटर्न ना ले। 100 दिन के बाद हम पूरा आपके सामने रख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया और आगे की हिकमत अमली क्या है। वो
नए पाकिस्तान की हमने बुनियाद रख दी है जिसका हमने वादा किया था। वो चीजें की हैं जो 30 साल में नहीं हुई, इनकलाबी चीजें। पूरी दुनिया को अगर आप देखें, सारे लॉज लेके आ रहे हैं अपने मुल्कों में, किस तरह से उन्होंने करप्शन को कम करना है, खत्म करना है, और मनी लॉन्ड्रिंग को। सिद्दीकुल फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, फैसल जावेद साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो हमने काम किए वो तो किए ही नहीं माजी में, किसी हुकूमत ने ना डैम के बारे में सोचा, ना गरीब आवाम के बारे में सोचा, ये सब कुछ हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज फैसल जावेद साहब हैं। एक शर्त भी मैंने इनसे लगाई थी, मैंने तो इन्हें 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, ये उससे आए नहीं। अब मैं ये अर्ज करूँ, इनकी पहली बात ये फरमाते हैं कि इनको पता ही नहीं है हुकूमत कैसे होती है। तो मेरे भाई, आपको नहीं पता कि हुकूमत कैसे होती है। इन 100 दिनों में आपने जो नारे लगाए में, जो विक्ट्री स्पीच की, 7 यू टर्न आपने ले लिए। और आपने सर, आप कह रहे हैं आपको पता है हुकूमत कैसे होती है। जो पीटीआई गवर्नमेंट है ये वाज़े लफ्जों में कह चुके, जब गुज़िश्ता 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब डॉलर तक कर्जा पहुंच गया है। अगर आपको हुकूमत चलानी है तो कर्जा इतना ज्यादा क्यों लेना पड़ा? वजीर खजाना ने ये बताया पार्लियामेंट में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में 44 अरब डॉलर कर्जा लिया, 20 अरब डॉलर अदा कर दिया। इनके जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने बताया कि 4 साल में सी पैक पर 20 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल हुए। तो 40 अरब का तो मैं इनके इधर हिसाब देता हूँ। इनके अपने ये मानते नहीं थे कि बिजली बननी है, कहते झूठ बोलते हैं। इन्हीं के वजीर ने जाके सेनेट में कहा कि हाँ 12,000 मेगावाट बिजली मजीद इंजेक्ट हुई है कौमी जो है अपना। फैसल जावेद साहब, वाकई ऐसा नजर भी आ रहा है, तनकीद के साथ साथ तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं माजी की हुकूमत की। बिल्कुल गलत क्या है सिद्दीकुल फारूक साहब जो है पता नहीं अपने खुश होने के लिए खुद ही से बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो 24,000 अरब रुपया कर्जे का इजाफा किया 10 साल में रिकॉर्ड, यानी पाकिस्तान बनने से लेके इनकी यानी कि 2008 तक का कर्जा एक तरफ, और उसके बाद इनकी जो पार्टनरशिप लगी है, जो चार्टर ऑफ करप्शन वाले हैं, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिधर ये पाकिस्तान को लेके गए हैं वहां से हमने पाकिस्तान लिया है। और इंशाल्लाह आपको जो परसों हम पूरा दे रहे हैं प्रोग्राम, यानी कि 29 तारीख को हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हमने जो हमारा सारी पॉलिसीज का फोकस जो है वो आम आदमी पे है, और इनकी सारी करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का फोकस आम आदमी पे था कि आम आदमी को लूट कर बाहर। मुझे बताए ना, एक सीधा सा सवाल है, ये कैसे मगर सर नून लीग की हुकूमत और जो उनके कायदीन वो ये कह रहे हैं कि करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, साबित तो कर ही नहीं पा रहे आप लोग। एक सीधी सी बात है, ये कैसे हो सकता है कि मुल्क कर्जों के बोझ तले हो, यानी कि 24,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ा दें और आधी आबादी आपकी गुर्बत की लाइन से नीचे हो, और सरे महल और बाहर जदादें और ये अपार्टमेंट्स लंदन के और बाहर जदादें, यानी कि खास तबका इतना अमीर हो जाए और अवाम इतनी गरीब हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? कैसे ही मुमकिन नहीं है अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग ना करें और करप्शन ना करें। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती आई है। तो हमारी हुकूमत इस पर हाथ डाल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म कर रहे हैं हम, करप्शन खत्म कर रहे हैं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, फैसल जावेद साहब कह रहे हैं हमारी हुकूमत इन तमाम तर मंसूबों पर हाथ डाल रही है। जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई माजी में गरीब तर होता गया, और एक खास तबका जो जिसका हुक्मरान से तबके से ताल्लुक था वो अमीर से अमीर होता गया। मैं फौरन जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कहते हैं कि इतने साल में 67 ईयर्स में सिर्फ 10,000 मेगावाट बिजली बनी, और हमने 5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली बना दी। ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब आ जाइए करप्शन की बात करते हैं। भाई करप्शन में तो हेलीकॉप्टर स्कैंडल तो इमरान खान साहब का चल रहा है, विलियम सुनामी 3 का स्कैंडल इमरान खान साहब का है, पीपीके हुकूमत का। अभी उनकी हमशीरा का स्कैंडल निकल आया, अभी दूसरी हमशीरा का स्कैंडल सामने आ रहा है। इनके बाबर अवान का मामला देख लें। तो आप क्यों नहीं जाते सर सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम तर मामला लेकर? चल रहे हैं नतीजे, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। अच्छा, तज्जियाकारों की राय ले लेते हैं। जान अचकज़ई साहब, आप क्या समझते हैं माजी में जो कारकर्दगी रही है, सिद्दीकुल फारूक साहब जो दावे कर रहे हैं वो ठीक है?
देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले अगर आप एक दहाई को आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तो ये कहना इसको एक लॉस्ट डेकेड कहेंगे। यानी 10 साल में जो माशी तरक्की हमें हमसायों के मुकाबले में करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। करप्शन की बेताशा दास्तानें हम सबको मालूम है कि किस तरह नेकेड करप्शन हुई, उस पर तो जाइए ना। बाकी ये अलग बात है कि हमारा सिस्टम जो है वो बड़े लोगों को जो है पकड़ नहीं सकता, उनमें वो सकत नहीं है, उनमें वो सलाहियत नहीं है। अब तो पकड़ रहे हैं ना सर, अब तो पकड़ रहे हैं, बड़ी सियासी जमातों के कायदीन साबिक वजीर आजम तक अदालतों में पेश हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अदालतों से पेश होने तो इससे कुछ नहीं होगा। नैब की कैपेसिटी नहीं है, मैं नैब पे तनकीद नहीं करना चाहता, कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम की इम्प्रूव करने की करप्शन सलाहियत नहीं है। बड़े वकील आप करें, आप सलाहियत नहीं। आगे बढ़ते साहब, अदालती 100 रोजा मुआशी प्लान जो है मुआशी मैदान में हुकूमत कामयाब न रही, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, IMF के पास जाने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये 3 दोस्त ममालिक के साथ जो उनको तकरीबन $15 अरब का जो उनको मेरा ख्याल है एक पैकेज है उनके पास है, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ। चाइनीज का अपना तरीका है, UAE का वो ऐलानात नहीं आए, लेकिन उसके बाद लगता यह है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि अब हम क्राइसिस से निकल आए, तो फिर मेरा ख्याल है IMF के बाद उस तरह अगर ये वर्ड कर सकते हैं तो अच्छा होगा। अपना असद उमर साहब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो भाई आफ्टर ऑल वो एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो किस बात के एक्सपर्ट है, तो यही। लेकिन नजर आ रहा है कि अब 2 महीने का बीच में गैप आ गया। IMF को अब ये जनवरी में मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और ये उनकी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, देखें, 3 चीजों में मुझे इनकी कारकर्दगी में बहुत बेहतरी नजर आई। पहली बात यह कि सादगी जो उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में है, जो ऑस्टेरिटी के इन्होंने मेजर्स लिए हैं, मेरा ख्याल है वो काबिल तहसीन है। पहले पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। दूसरा, जो इन्होंने एहतसाब के बारे में जो 100 दिन के अंदर जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं कि बाहर से पैसा जो लाना है, जब तक वो MOUs नहीं होंगे, जब तक उन ममालिक के साथ एग्रीमेंट नहीं होंगे, तो जारी बात है वो लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनता जिससे वो लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए। वो अलग बात है कि अब जब ये 100 दिन का पीरियड खत्म होता है, तो पाकिस्तान के अवाम तवक्को करेंगे कि जनाब अब लोग देखना चाहेंगे कि कैसे अमली इकदाम होते हैं कि वो लूटा हुआ पैसा जो है कितनी तादाद में वापस आता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में प्रॉब्लम था, PMLN के साथ प्रॉब्लम था, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। हमें खुशी है, मुझे खुशी है, ये हम का मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, सिद्दीकुल फारूक साहब नाराज हो जाते हैं। मुझे जाती तौर पर खुशी है कि अब ना कोई डॉन लीक्स की हम कोई बात सुन रहे हैं, ना हम वो करंट थापर टाइप इंटरव्यू सुन रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने दिया था इलेक्शन से पहले। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है। सुने, जिसमें उन्होंने कहा सर, आपका पॉइंट, मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा, इंडिया वालों को रिकमेंडेशन और रिपोर्ट पूरी पेश करूंगा। तो आई एम ग्लैड के ये अदलिया, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक मामलात में, कौमी सिक्योरिटी के मामलात में दे आर ऑन द सेम पेज, और जिसकी वजह से हुकूमत को अब टाइम मिल रहा है कि वो बजाय इन इश्यूज में पड़ जाए आपस में झगड़ेबाजी से, वो बाकी जो आवाम की इश्यूज हैं, जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं, वो अब उनमें जो है वो ज्यादा डीपली इन्वॉल्व जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक की जानिब हमें जाना होगा। ब्रेक के बाद करेंगे कि CPEC के हवाले से जो हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, PTI हुकूमत ने इस मामले में कोई वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं की है, मगर अगर हम हुकूमत के मौक़िफ़ की बात करें तो वो ये कहती है कि हमने KPK के, बलूचिस्तान के, फाटा के, बल्तिस्तान के भी CPEC के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम एक सवाल छोड़ के गए थे कि CPEC के हवाले से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ासतौर पर अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी और PMLN तनकीद करते हुए ये कह रही है कि हुकूमत ने इस मामले में अपनी कोई वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं की है। जान अचकज़ई साहब, जबकि हुकूमत की तरफ अगर हम आते हैं तो हुकूमत ये कह रहे हैं कि हमने KPK, बलूचिस्तान, फाटा, बल्तिस्तान, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। आपको लगता है हुकूमत की इस मामले पर पॉलिसी ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने कोशिश की है कि CPEC के हवाले से झूठ ना बोले। जो PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो मगरबी रूट है उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ सच नहीं बोला, बल्कि ADBP के प्रोजेक्ट्स को CPEC शुरू किया को जाहिर किया। दूसरी बात यह कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के साथ बिलखसूस सच कहा, उन्हें तमाम फैक्ट्स उनके सामने रखे। हाँ, ये अलग बात है कि
बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी तक जो है सीपैक के हवाले से बलूचिस्तान को गिला है कि उन्हें जो है प्रोजेक्टों में शेयर नहीं दिया गया। ये तो एक सिलसिला है जो चलता रहेगा सूबे और मरकज के दरमियान। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो क्रेडिट उन्हें देना चाहिए, एक तो सिविल मिलिट्री हवाले से जो हारमनी है वो मिसाली है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो अभी आपने देखा तरपाकर के हवाले से जो ब्रेक थ्रू हुआ जिसमें हिंदुस्तान को मजबूर किया गया कि पाकिस्तान का जो अमन के हवाले से कदम है उसको वेलकम करे, ये मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक अहम कदम है पिछले 100 दिन में। इसी तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को अब माना है, तस्लीम किया और पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आ गया है, ये भी इमरान खान गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। इसी तरह जो चैलेंज है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है जो खान साहब की हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा हर्डल है। अब ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी भी ताउन कर रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सीपैक के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है आपकी जमात के चाइना को एतमाद में नहीं लिया जा रहा बहुत सारे मामलात पर, मगर हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं, फाटा के दूर किए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। ये एतराज़ात हमारे दौर में किए गए थे। 2 दफा जनाब नवाज शरीफ ने चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, बिठाया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी, और फिर माना KPK के वजीर आला खटक साहब ने। लेकिन सर अभी आपके सामने जान अचकज़ई साहब ने कहा कि बलूचिस्तान को लेकर कुछ ज्यादा कुछ मुगालते भी सामने आए थे, कुछ गलत बयानी भी की गई थी इस मामले पर। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुने, आपको मैं रिकॉर्ड पर रख देता हूँ KPK के उस वक्त के वजीर आला का बयान के हमारे तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के वजीर आला का बयान बता दें सर। बलूचिस्तान की तो जमातें भी वहां पर, अपोजिशन भी वहां से तनकीद सामने आ ही रही थी। तो हमारी पार्टी के थे यार, सबके हमने दूर। अगर अपोजिशन भरपूर तनकीद कर रही थी सर वहां से, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि 2 दफा ये मीटिंग हुई और एतराज़ात दूर कर दी गए। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि सीपैक पे कोई इबहम कहीं नहीं था। अभी मैंने आपको रिकॉर्ड पे रखा है कि 4 साल में $20 अरब के मंसूबे मुकम्मल हुए, लेकिन जो फारूक हमीद साहब ने बातें की है ना कि जी इनके सादगी बड़ी, प्रोटोकॉल, भाई चार्टर जहाज से नीचे नहीं उतर रहे, हेलीकॉप्टर से पाँव नीचे नहीं उतारते, वही प्रोटोकॉल है 20-20 गाड़ियों का। कोई ईवान सदर से नहीं निकला, कोई अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं निकला। नहीं सर, 1100 कनाल के महल में नहीं रह रही, ये दावा हुकूमत का है PTI का, और वो ये कह रहे हैं कि हमने 1100 कनाल के मुकाबले में एक छोटा सा वजीर आजम हाउस बनाया। और कुछ भी नहीं है उधर ये वजीर आजम हाउस में। सुनिए, अभी जो फारूक हमीद साहब ने $15 अरब की बात की गोलमोल, उसको साबित क्या करते भाई? जो काबीना की मीटिंग कल हुई है, कल जो मीटिंग हुई है IMF के हवाले से, आज सारे अखबार में पढ़े, वो प्रेस रिलीज की हुकूमत ने जारी की है। कोई बात नहीं है, बड़ी मुश्किल में है हुकूमत, और ये मुश्किलात जो 4 साल में धरने दे देगा और ये सारी उल्टे काम करके, वरना हमने तो 5.8 GDP कर दी थी, हम तो $24 अरब तक रिजर्व ले गए थे, हमारे तो सारे इक्तिसादी। जी फारूक हमीद साहब, काफी ज्यादा इल्जामात सिद्दीकुल फारूक साहब ने लगा दिए। वो कह रहे हैं फारूक हमीद साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, साबित भी नहीं कर सकेंगे, और जो बातें वो कर रहे हैं वो हकाइक के बरक्स है। नहीं देखें, ये तो उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा है कि क्राइसिस से इस वक्त वो निकल गए। उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अब वो क्रिटिकल सिचुएशन नहीं रही है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि लेकिन वो मेंशन कर रहे हैं कि अखबार में देखिए IMF के वफ्द ने क्या कहा है, मुश्किलात हैं, परेशानी है हुकूमत के लिए। देखें, ये तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर वो 3 ममालिक ने आपको कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस दिए हैं या प्रॉमिस किए हैं तो वो उसके मामलात आपके बिल्कुल ठीक हो गए। जारी बात, अभी तो बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने खड़े हैं। 1.2 खरब रुपया जो है, 1.2 ट्रिलियन रुपीस का आपको सर्कुलर डेट है, और एंटरप्राइजेस का जो पब्लिक सेक्टर इदारे हैं उनका जो कर्जा है, वो सारा मामला वो तो तमाम हैंडल होना है। तो देखें, वो चैलेंज अपनी जगह है। लेकिन मैं सिद्दीकुल फारूक साहब को ये बता दूं कि देखें, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बाहर गए हैं अपने सरकारी जहाज में जो उनको ऑथराइज्ड है, और उनके साथ बंदे कितने गए? 4-5। पहले क्या होता था पिछले 10 साल में, जब भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बाहर जाते थे या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक मौज मेला ग्रुप 50-60 बंदों के साथ जाता था। पहले तो सर 2013 में PMLN की गवर्नमेंट में शुरू के 100 दिनों में 30 दिन प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में थे ही नहीं। देखें, मेरी बात सुने, आपको याद है पिछले 5 साल में क्या होता था? हम हमेशा कहते थे मजाक में टेलीविजन पे ऊपर बैठ के
कि जनाब अब 20 दिन हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब का लंदन का दौरा नहीं आ रहा। वो फिर कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस निकलती थी यूक्रेन में या दुबई में, लेकिन सब कुछ वाया लंदन होता था। अमेरिका भी जाना तो वाया लंदन, तो क्योंकि उनका सारा एसेट, उनके घर शर तो सारे लंदन में थे। मेरा कहने का मतलब यह है सर पॉइंट आ गया। सिद्दीकुल फारूक साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा। वजीर आजम साहब ने 3 गैर मुल्की दौरे किए हैं, बड़ी तनकीद हो रही है दौरों पर, जबकि माजी में तो जैसे अभी फारूक हमीद साहब ने कहा कि 20 दिन अगर नहीं होते तो हम कह देते कि कोई दौरा नहीं आ रहा, फिर कोई कॉन्फ्रेंस निकल आती थी। फारूक हमीद साहब को याद नहीं है, दौरे 5 हुए हैं। 80 दौरे हुए लंदन के, निकालने सारा रिकॉर्ड। यार फारूक हमीद साहब जरा रुके, आप क्यों नहीं पीटीआई में शामिल हो जाते? शामिल होना पीटीआई में। फिर वही बात कर रहे हैं, इसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? 2 सऊदी अरब भाई जो हकायक है वो हकायक है ना। सिद्दीकुल फारूक साहब आप जवाब दे रहे जो मैं बात कर रहा हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो 70 दफा वो गए पाकिस्तान से बाहर, हर दफा 15 दिन के बाद लंदन का दौरा करते थे। भूल गए यार आप समझते लोग बेवकूफ बैठे हैं पाकिस्तान में। मैं आपके क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप कहते हो 3 दौरे, उन्होंने 2 अमेरिका में। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर मामलात का जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। खारजी उमूर का जिक्र, जो मौजूदा हुकूमत है इन मामलात में किस हद तक कामयाब हुई है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत ने खारजी सतह पर जो इक़दाम किए हैं उस पर भी अपोजिशन तनकीद कर रही है, मगर हम ऐसा देख रहे हैं कि खासा मजबूत और मुदल्लिल मौक़िफ़ सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी जो अमेरिका के साथ मामला था उस पर बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, जो ट्रंप और इमरान खान साहब के दरमियान जो ट्वीट का तबादला हुआ था। फिर इसके अलावा कई वज़ीर ख़ारजा से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, कई नई डायमेंशन जो हैं वो एक्टिव की हैं। जान अचकज़ई साहब, आपको लगता है इस महाज पर हुकूमत कामयाब हो रही है? पहली कामयाबी और क्रेडिट है पीटीआई गवर्नमेंट को कि फौज और हुकूमत, सिविलियन हुकूमत के दरमियान खारजा अमूर के हवाले से स्ट्रेटेजिक मामलात में एक हमांगी है। माजी में हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक मामलात में जो नून लीग की हुकूमत थी उनका एक मौक़िफ़ था और फौज का दूसरा था। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के दूसरे इशूज़ पे भी एक दरार नजर आ रहा था, जिससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में दुनिया में जो मौक़िफ़ था उसको काफी नुकसान पहुंचा। इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि इस यूनिटी की वजह से पाकिस्तान ने एक सवाना मौक़िफ़ लिया है, बिलखसूस अमेरिका के साथ रिलेशंस के हवाले से। इमरान खान ने एक मौक़िफ़ डट के लिया है कि हम डू मोर नहीं करेंगे अफगानिस्तान के, और दूसरे मामलात अमेरिका के सामने खड़ा होकर उन्होंने ये मौक़िफ़ आया है, जिसके नतीजे में अमेरिका ने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार अब एक्नॉलेज हो गया कि मुज़ाकराती के जरिए ये मसले का हल है और पाकिस्तान को एक लीड किरदार मिल गया है। तो ये क्रेडिट है इमरान खान का। इसी तरह हिंदुस्तान के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि मामलात को जो है वो बातचीत के जरिए हल किया जाए, और अभी जो तरबारकर का इशू है वो भी एक मेरे ख्याल में एक ऐसा अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान को मजबूरन ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार आइंदा इलेक्शन कंडक्ट करने जा रही है उन्हें ये मानना पड़ा। तो ये भी क्रेडिट है इस हुकूमत की कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान को बैक फुट पे किया। इसी तरह अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफी हद तक बेहतरी आई है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से भी काफी काम किया है, काफी बेहतरी आई है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से तनकीद की जाती रही कि सिफारती सतह पर हुकूमत ने जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक तरीके से काम नहीं करी, जबकि हुकूमत का ये दबाव है कि आप लोगों ने तो 4 साल तक वजीर खारजा ही नहीं लगाया था। फिर गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया था अमरीकी सदर ट्रंप के ट्वीट के बाद, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की कई वज़ीर खारजा से मुलाकात भी हुई है। अब हुकूमत तो इस मामले पर कामयाब नजर आ रही है, तज्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं। ये जो मौक़िफ़ अब सामने आया गुज़िश्ता दिनों, इस पर इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इन्होंने थरपारकर की बात की है, उन्हें भूल गया है ये थरपारकर नहीं है, ये उसके मुकाबले में ये दूसरा अपना ये बॉर्डर है जहाँ हमारा गुरुद्वारा है। मैं अभी एक लम्हे में नाम याद आ जाता, थरपारकर नहीं है। और मोदी सरकार ने अपने इलेक्शनों की और सिख वोटरों के वोट भी हासिल करने के लिए ये काम किया है। पाकिस्तान में ये काम नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ और हमने मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये उस तरफ से ये नहीं बात की। अब उन्होंने इलेक्शनों की वजह से दूसरी बात यह है कि जो 1 किलो अमरीकी सदर ने
उसके जवाब में इन्होंने ट्वीट किया है और वादे की। नवाज शरीफ ने तो 5 टेलीफोन अमरीकी सदर ने किए कि धमाके ना करो, और नवाज शरीफ चले ठीक है। मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मजहर अब्बास साहब, पीछे हुकूमत ने जो खारजा उमूर हैं वो जिस तरह देख रही है, क्योंकि माजी में हमने देखा 4 साल तक वजीर खारजा ही नहीं लगाया गया, और जो सिफारती सतह है, आलमी सतह पर हमने देखा नई डायमेंशंस को एक्टिव करने में कामयाब हुई है ये हुकूमत। फारूक हमीद साहब, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? आपको लगता है हुकूमत ने नई डायमेंशन एक्टिव की हैं, एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है आलमी सतह पर? देखिए, वो तो बातें सही है, लेकिन मेन उसकी वजह शायद एक ये भी है कि जो जिक्र अब हो चुका है कि पिछले 5 साल में तो कितनी इस मुल्क के साथ ज्यादती थी कि यू डिड नॉट इवन हैव अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, और सिर्फ नवाज शरीफ साहब थे जो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये इससे बड़ा फर्क वादे सामने आया है, क्योंकि अपना शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी फॉरेन मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, तो उनका एक तजुर्बा भी है और उन्होंने मेरे ख्याल एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया है एट द इंटरनेशनल लेवल, यूनाइटेड नेशन में भी, और जो उनकी डिप्लोमेसी रही है ये रीजनल कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पे इसमें डेफिनेटली बेहतरी तो आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जो पाकिस्तान जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो ये कि हम हमेशा कहते हैं अमेरिका के साथ अगर आपने बात करनी है तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, और ये पहली मर्तबा कि किसी वजीर आजम को ये जुर्रत हुई है पाकिस्तान में, ये उसने हिम्मत की है कि देखो फारूक साहब, आपने फारूक हमीद साहब का मौक़िफ़ सुना, वो कह रहे हैं कि पहली दफा है किसी वजीर आजम को जुर्रत हुई है आंखों में आंखें डालकर बात करने की। ये अफसोस है कि फारूक हमीद साहब जो फौजी बैकग्राउंड रखते हैं वो ये बात कर